नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक की, कल से शुरू हो रहे ट्रेन के सफर की, जानेंगे क्या कामगारों के साथ अन्याय कर रही है सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता को क्या दिया हिसाब, और आखिर में बात बीजेपी पर बरसते अखिलेश यादव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक टली, ग्राहकों को राहत देने पर होनी थी चर्चा। बैंकों की ओर से मोहलत देने की योजना पर भी की जानी थी समीक्षा, जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने सभी दलों के नेताओं के साथ की बात। सर्वदलीय बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। बोली मंडियों में बढ़ाए गए 2% टैक्स पर फिर विचार करे सरकार। बीते दिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी सर्वदलीय बैठक। 15 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। समारोह में केवल मुख्य पुजारी समेत 27 लोग रहेंगे मौजूद। श्रद्धालुओं को नहीं दी जाएगी इजाजत। इससे पहले 30 अप्रैल को खुलने थे कपाट। 400 करोड़ रुपए के नुकसान के बावजूद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम देगा 23,000 कर्मचारियों को पूरा वेतन। श्री वेंकटेश्वर मंदिर का संचालन और देखरेख करने वाले टीटीडी के अध्यक्ष वाई वी सुब्बा रेड्डी ने दी जानकारी। कहा, कर्मचारियों को अगले 2 से 3 महीनों के लिए पूरे वेतन का किया जाएगा भुगतान। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में रही गिरावट। सेंसेक्स 81 अंक और निफ्टी 12.30 पॉइंट नीचे हुआ बंद। क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है। लॉकडाउन में हम और आप संघर्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ। कोरोना के बाद हम और आप एक नई उम्मीद के साथ जीवन में कुछ नया करने का संकल्प लेंगे। आप हमें लाइव देख सकते हैं मंगलवार 12 मई को डीबी लाइव और डेली हंट पर शाम के 7 से 8 बजे। देखना ना भूलें। लव यू ऑल। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में लागू पूर्णबंदी ही मौजूदा मुसीबत से लड़ने का एकमात्र रास्ता नजर आ रहा है। इसीलिए सरकार ने 25 मार्च से देश में बंद लागू किया हुआ है। अब तक तालाबंदी के 2 चरण खत्म हो चुके हैं और तीसरा चरण जारी है, जो 17 मई तक चलेगा। लेकिन लगातार खराब होते हालात के बीच 17 मई के बाद क्या होगा, इसी के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले आज की बैठक में क्या कुछ रहा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन पार्ट 3 की मियाद खत्म होने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे लोगों के जहन में सवाल आने लगे हैं कि 17 मई के बाद क्या होगा। क्या सरकार पूर्णबंदी की मियाद बढ़ाएगी? क्या लॉकडाउन 4 का आगाज होगा? ऐसे ही कई सवाल मन में कौंध रहे हैं। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी राय रखी। बैठक में दिया गया मुख्यमंत्रियों का फीडबैक लॉकडाउन के भविष्य में काफी अहम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को और मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के तरीकों पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। विजय रूपाणी के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पीएम मोदी के सामने अपनी बात रखी। उनके बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने अपने राज्यों के हालात से पीएम मोदी को अवगत कराया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही लॉकडाउन में राहत की मांग कर चुके हैं। केजरीवाल का कहना है, लॉकडाउन ने आर्थिक स्थिति खराब कर दी है, ऐसे में दिल्ली को खोलना जरूरी है। उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन खोलने पर केस बढ़ते भी हैं, तो दिल्ली उसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केजरीवाल ने साफ कहा कि अब हमें मुसीबत के साथ ही जीना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिव के साथ लगातार संपर्क में है। पीएम मोदी ने कहा, संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ें, इसके साथ जो चुनौतियां सामने हैं उन पर काम करें। उन्होंने कहा, अब सभी के सुझावों से दिशा निर्देश निर्धारित होंगे। पीएम मोदी ने कहा, सभी राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जो भी कदम जरूरी है उसे उठाया जा रहा है। 2 गज की दूरी ढीली हुई तो मुसीबत बढ़ेगी। अब इस मीटिंग से तो यही संकेत मिल रहे हैं कि 17 मई के बाद लॉकडाउन को खोला जा सकता है। हालांकि कई इलाकों में सख्ती देखने को जरूर मिलेगी। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, पूर्णबंदी के तीसरे चरण के बाद की रणनीति को लेकर आज पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बैठक से यही संकेत मिल रहे हैं कि आर्थिक नुकसान को देखते हुए सरकार की योजना बंद खोलने की है। लेकिन मई के शुरुआती 10 दिन में जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मद्देनजर आप इसे कैसे देखते हैं? क्या बंद खत्म करने का विचार करना सही है?
जी मीनाक्षी, देश इस वक्त गंभीर हालात का सामना कर रहा है जिसमें हर एक कदम सोच समझकर उठाने की जरूरत है और उसके साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत रखने के लिए यह भी जरूरी है कि कोई भी फैसला अकेले न लिया जाए। शीर्ष स्तर पर अकेले फैसले जो लिए गए उसका गलत असर देश पर पड़ा, यह हम सब ने अतीत में देखा भी है। अच्छा है कि अब प्रधानमंत्री देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। आज उन्होंने चौथी बार इस तरह की बैठक की है। आज की बैठक खासतौर पर इस मुद्दे पर थी कि तीसरे चरण की पूर्णबंदी के बाद किस तरह आगे बढ़ा जाए, क्योंकि उद्योग व्यापार सबको बहुत दिनों तक बंद रखने से अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी और अगर एक कदम भी एकदम से ढील दे दी जाए तो संक्रमण के खतरे बढ़ेंगे। इसीलिए बहुत से राज्य अब भी कड़ाई से इसके पक्ष में हैं कि यह फैसला जो है, जो लॉकडाउन है उसको कड़ाई से उसका पालन किया जाए, जबकि कुछ चाहते हैं कि रियायत दी जाए लेकिन सावधानी के साथ दी जाए। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि हमारे प्रयास रहें कि जो जहां है वही रहे, लेकिन मनुष्य का मन है और हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़ सकते हैं। उन्होंने राज्यों से कहा है कि संतुलित रणनीति से आगे बढ़ें। आप सभी के सुझावों से दिशा निर्देश निर्धारित होंगे। वैसे प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है मीनाक्षी कि पीएम फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग को जारी रखने के पक्ष में हैं, लेकिन वे निर्णयों को बदलने की बात भी कह रहे हैं। यानी जितना सख्त बंद पहले हुआ अब आगे शायद वैसा नहीं होगा। वक्त की मांग तो सख्ती है लेकिन अर्थव्यवस्था की मांग ढिलाई है। इसमें बेहतर यही होगा कि सरकार कुछ ऐसा प्रबंध करे कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। यानी कामकाज शुरू हो लेकिन सावधानी इतनी सख्त तरीके से बरती जाए कि बीमारी फैलने के मौके कम से कम रहें। यह काम कठिन जरूर है मीनाक्षी, क्योंकि भारत की आबादी अधिक है और कारखाने हो या घर, दुकान हो या परिवहन के साधन, आम आदमी के लिए बहुत दूरी बनाए रखना मुश्किल होता है। फिर भी इस कठिनाई का सामना सूझबूझ के साथ करना होगा। सरकार के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी है कि वो कितने सधे और दूरदर्शी फैसले लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पूर्णबंदी में जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे कल से ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है। आखिर मौजूदा मुसीबत के बीच कैसा होगा ट्रेन से सफर, आपको टिकट बुक कराने के लिए क्या करना होगा और किन शर्तों के साथ रेलवे शुरू कर रहा है ट्रेनों का परिचालन, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तो आखिरकार ट्रेनों के संचालन की तारीख आ ही गई। 12 मई से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे ने विशेष सुविधाओं के साथ 30 राजधानी ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मौजूदा मुसीबत के बीच ट्रेन से सफर बदला बदला सा रहने वाला है। इन ट्रेनों का संचालन देश के 15 स्टेशनों के लिए कुछ स्टॉपेज के साथ किया जाएगा और ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच होंगे। इसके अलावा अगर आप 12 मई को ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको आज शाम 4 बजे के बाद IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक कराना होगा। बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और वेटिंग लिस्ट वालों को ट्रेन में सफर की इजाजत नहीं मिलेगी। इस दौरान ट्रेनों में पेंट्री नहीं होगी और यात्री केवल नमकीन, बिस्किट जैसी चीजें ही खरीद सकेंगे। 15 रूटों पर ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद रेलवे कुछ और रूटों पर विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। रही बात किराए की तो वो राजधानी एक्सप्रेस के बराबर ही होगा, लेकिन डायनामिक फेयर भी लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यात्री को 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचकर स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। फेस मास्क पहने बिना यात्री प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हालांकि सरकार ने अभी ये साफ नहीं किया है कि ट्रेनों में जाने वाले यात्री रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि कई राज्यों की राजधानियों में टैक्सी और रिक्शा जैसी सेवाएं बहाल नहीं हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच पेच ये है कि क्या ट्रेनों के संचालन के बाद मौजूदा मुसीबत विकराल रूप धारण नहीं करेगी। इस बारे में जब ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रेलवे ने ट्रेन चलाने के लिए उनसे राय नहीं ली है। आपको बता दें कि जिन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा वे नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलाई जाएंगी। ट्रेनों का संचालन शुरू होने की खबर से दूसरे राज्यों में फंसे लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन अगर मौजूदा मुसीबत ट्रेनों के संचालन शुरू होने के बाद बढ़ी तो सरकार के लिए परेशानी बढ़ सकती है। उम्मीद करेंगे कि ट्रेनों के संचालन के दौरान एहतियात बरती जाएगी ताकि लोग सुरक्षित अपने घरों को पहुंच सकेंगे। अब भले ही सरकार ने ट्रेन सेवा को ग्रीन सिग्नल देकर कुछ लोगों की मुसीबत को कम कर दिया हो, लेकिन उन कामगारों का क्या जो पहले पूर्णबंदी का दंश झेल रहे हैं और अब श्रम कानून में बदलाव भी उनकी चिंता बढ़ा रहा है। उसके खिलाफ अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की है। उन्होंने इसे अनैतिक बताया है, साथ ही कहा है ये श्रमिकों के साथ ज्यादती है। उनकी आवाज दबाने का कोई भी बहाना नहीं हो सकता। रिपोर्ट देखिए।
इन दिनों पहले ही स्वास्थ्य मुसीबत ने सबसे ज्यादा परेशानी गरीब कामगारों की बढ़ाई है, तो वहीं सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ऐसे ऐलान कर रही है जो कामगारों के लिए ही समस्या बन रहे हैं। जी हां, मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच अर्थव्यवस्था की चिंता केंद्र की राज्य सरकारों को खाई जा रही है। पिछले करीब 1.5 महीनों से उद्योग धंधे बंद हैं, कारोबार भी ठप पड़ा हुआ है। इस बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का हवाला देते हुए कुछ राज्यों ने श्रम कानून में बदलाव किया है, जिसकी मुखालफत में अब पूरा विपक्ष उतर आया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बदलाव का विरोध किया है। मामले को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम मौजूदा मुसीबत के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के साथ जाति और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दरअसल राहुल गांधी ने श्रमिकों के साथ होने वाली ज्यादती को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्हें लगता है कि श्रम कानून में बदलाव के बाद कामगारों के साथ ज्यादती बढ़ेगी। ट्रेड यूनियन ने भी इस फैसले का विरोध किया है। साथ ही करीब 8 विपक्षी पार्टियों ने मामले को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ट्रेड यूनियन और विपक्ष के दबाव में राज्य सरकारें अपना फैसला वापस लेती हैं या नहीं। अब कामगारों की मुसीबत को लेकर राहुल के तेवर बता रहे हैं कि ये जल्द शांत होने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार जवाब नहीं देती वो सवाल पूछते रहेंगे। वही सवाल तो विपक्ष पीएम केयर्स फंड को लेकर भी पूछ रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड पर चुप्पी नहीं तोड़ी, ना ही कोई हिसाब दिया। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूर जनता को जनता की पाई पाई का हिसाब दिया है। साथ ही इशारों इशारों में केंद्र को आईना भी दिखा दिया। अब जनता के पास भले ही पीएम केयर्स फंड में दान दिए पैसे का हिसाब ना हो, विपक्ष के सवाल पर सवाल पूछने के बाद भी प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी ना तोड़ रहे हो, भले ही पीएम केयर्स फंड को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हो, जनता को भी ये पता ना हो कि आखिर पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा जमा हुआ और उसका कितना इस्तेमाल अब तक हुआ और कितना आगे होगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले में केंद्र के सामने उदाहरण पेश किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जनता को पूरा हिसाब दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, मैं आप सबके बीच मुख्यमंत्री सहायता कोष का हिसाब रख रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा कि बीते 24 मार्च से लेकर 7 मई तक मुख्यमंत्री सहायता कोष में विभिन्न दानदाताओं के द्वारा कुल 56 करोड़ 4,38,815 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा हुई राशि के अलावा सीएम बघेल ने इसके खर्च का हिसाब भी जनता के सामने रखा। सीएम बघेल ने ट्वीट किया, जमा राशि में से मौजूदा मुसीबत की रोकथाम और जरूरतमंदों की सहायता के लिए राज्य के सभी जिलों को 10 करोड़ 25,30,000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। मुसीबत के समय में आप सरकार पर इतना भरोसा जता रहे हैं तो पारदर्शिता को बरकरार रखना मेरा भी कर्तव्य है। विश्वास है आपका सहयोग आगे भी मिलेगा। देखना है कि क्या मोदी सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से सबक लेगी और जनता के पैसे का हिसाब जनता के सामने रखेगी, ताकि जनता सरकार पर विश्वास कर सके। वाकई भूपेश बघेल ने तो जनता के पैसे का हिसाब दे दिया, लेकिन केंद्र सरकार इससे सबक लेती है या नहीं, ये देखना होगा। वहीं अब देखने लायक महाराष्ट्र का सियासी माहौल भी है, जहां जल्द ही विधान परिषद का चुनाव होना है। इसी के मद्देनजर आज उद्धव ने एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसके साथ ही उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। तो क्या है सूबे में विधान परिषद चुनाव का हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में तमाम स्वास्थ्य मुसीबत के बीच जल्द ही विधान परिषद के चुनाव होने हैं। सूबे में 9 सीटों पर 21 मई को चुनाव होने हैं। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सियासी भविष्य भी इस चुनाव से जुड़ा हुआ है। आज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्यता की उम्मीदवारी के लिए नामांकन कर दिया। इसके बाद उनका निर्विरोध एमएलसी निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। जी हां, कांग्रेस के एक प्रत्याशी का नाम वापस लेने के बाद एमएलसी के लिए नामांकन करने वाले ठाकरे समेत सभी 9 प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है, जिसमें से 5 महाविकास अघाड़ी सरकार के समर्थन से जीत दर्ज करेंगे तो 4 सीटें बीजेपी के खाते में जानी तय हैं। नए समीकरण के हिसाब से राज्य में विधान परिषद की 9 सीट के लिए बीजेपी ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि शिवसेना और एनसीपी के 2-2 और कांग्रेस का 1-1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस समिति ने अपने 2 उम्मीदवारों में से एक राजकिशोर मोदी को राज्य विधान परिषद के चुनाव में नहीं उतारने का फैसला किया है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्विरोध विधान परिषद सदस्य बनने वाले हैं। इससे पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस ने शनिवार को 2 विधान परिषद सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा करके उद्धव की मुश्किलें बढ़ा दी थी। आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी और छोटे दल शामिल हैं और इनके पास 171 विधायकों का समर्थन है।
चुनावी गणित के मुताबिक हर उम्मीदवार को विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 29 वोट की जरूरत है। यानी सत्ताधारी गठबंधन आराम से 5 सीटें जीतने की स्थिति में है और सभी 9 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। लेकिन अगर सत्ताधारी गठबंधन या बीजेपी एक और प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो चुनाव होने तय हैं। अब आने वाले वक्त में सियासत में क्या कुछ देखने को मिलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी पर बरसते अखिलेश यादव की। देश भले ही मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में भी सियासत परवान चढ़ रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश की माने तो सरकार के ढुलमुल रवैये का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। देश पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। सरकार इससे पार पाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सरकार की खामियां भी साफ तौर पर बाहर आ रही हैं। पूर्णबंदी से पहले गरीब कामगारों के बारे में न सोचना सरकार की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जिसे लेकर केंद्र और कई राज्य सरकारें विपक्ष के तल्ख तेवर झेल रही हैं। भले ही मुसीबत की वजह से बैठकों का दौर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बदल गया है और राजनीतिक बयानबाजी भी ट्विटर पर शिफ्ट हो गई है, लेकिन ट्विटर के सहारे भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में नहीं चूक रहा है। जी हां, अब मौजूदा हालात के बीच सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश ने लिखा, जिस प्रकार आत्म प्रशंसा में मस्त सरकार अपने अति केंद्रित ढुलमुल फैसलों की वजह से व्यवस्था करने में असफल रही है, उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। अगर सरकार रोजगार और खाने का ही प्रबंध कर दे तो मौजूदा मुसीबत को सरकार नहीं जनता हरा दे। सरकार एक अधिकारी ना बने, देश में लोकतंत्र है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, एक और ट्वीट में बीजेपी सरकार को चेताते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा, 2022 तक सबको घर देने का वादा करने वाले सत्ताधारी आज बेघर भटकते लोगों को एक वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहे हैं। इतिहास गवाह रहा है, सड़कों पर उतरी जनता ने सर्वशक्तिमान होने का दम भ्रम रखने वाले एक से एक बड़ों को पैदल कर दिया है। अब भले ही सरकार हर गरीब तक राहत पैकेज पहुंचाने का दावा कर रही हो, लेकिन अखिलेश यादव की माने तो आज न जनता के पास रहने को छत है और न ही खाने को एक वक्त की रोटी। उम्मीद करेंगे कि सरकार इस ओर ध्यान देगी ताकि देश में कोई गरीब भूखे पेट ना सोए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।